गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे और केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं अब तक, और उम्मीद करता हूँ कि अब तक के लेक्चर आपके समझ में आ रहे हैं, डाउट्स निकल रहे होंगे। जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उस पर भी हम लोग बात कर चुके थे कि मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं अभिक्रिया की कोटि पे। अगला जो टॉपिक है हमारे पास में अभिक्रिया की कोटि के बाद में, वो है हमारे पास में मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इसको बोलते हैं अभिक्रिया की आणविकता। यहाँ मैं कुछ रिएक्शन लिख रहा हूँ बच्चों आपके सामने। एक रिएक्शन लिखी मैंने H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। एक रिएक्शन लिखी मैंने H2 प्लस Br2 इज इक्वल टू 2HBr। और एक रिएक्शन लिखी मैंने H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI। अगर मैं बात करूं यहां पर आणविकता की, मॉलिक्यूलरिटी की, या मैं यह बात करूं कोटि की, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो इसके लिए आणविकता एक अणु ये रहा, एक अणु, एक हाइड्रोजन का अणु, एक क्लोरीन का अणु, दो अणु, दो मॉलिक्यूलरिटी हो गई। इसके अंदर भी दो मॉलिक्यूलरिटी हो गई, इसमें भी दो मॉलिक्यूलरिटी, सब में दो दो मॉलिक्यूल रिएक्शन करे। एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, एक में क्लोरीन का मॉलिक्यूल, इसमें हाइड्रोजन ब्रोमीन का मॉलिक्यूल, इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन का मॉलिक्यूल। लेकिन अभिक्रिया की कोटि आप देखेंगे तो इसकी 0 होती है, इसकी 1.5 होती है, और इसकी होती है आपकी कितनी? 2। तो आप कहें सर ये क्या? तो देखो बच्चों, खास बात यह है, यूँ कहा जा सकता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों के अणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? आणविकता कहा जाता है। ये एक सैद्धांतिक राशि है जिसको देखकर आप बता सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन लिखी, यहाँ लिखी मैंने N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, और आपसे पूछा कि बताइए कौन से कोटि की अभिक्रिया है, कौन इसकी आणविकता क्या है? तो 3 हाइड्रोजन का अणु है, एक नाइट्रोजन का अणु। आप कहेंगे इसकी आणविकता तो 4 है, अभिक्रिया की कोटि लेकिन प्रथम है। आप कहेंगे सर ये आपको कैसे पता लगा? याद है मेरे को, आप भी याद कर लेना, आपको भी याद हो जाएगा। सर लॉजिकल आंसर, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अभिक्रिया की कोटि क्या है? प्रायोगिक राशि है। और इसका प्रैक्टिकल करने के बाद में, एग्जामिन करने के बाद में, गुलबर्ग और वागे ने जो है डिसाइड किया कि भैया ये किस अभिक्रिया की कोटि कितनी है। लेकिन कैसे निकालते हैं इसके अंदर भी हम लोग अब जब आगे पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि वाला फॉर्मूला, तो वहाँ हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक अभिक्रिया की आणविकता। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। ये अभी नहीं लिखना है आपको, मैं लिखा हूँ उसके डेफिनेशन के बाद में इसको लिखना है। लिखिए, लिखेंगे बच्चों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों के अणुओं की संख्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों के अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहा जाता है। अभिक्रिया की आणविकता कहा जाता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, 1 2 3 4। आणविकता सबके सामने लिख लीजिए, वो मत लिखना अभिक्रिया की कोटि नहीं लिखनी, केवल आणविकता लिखनी है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट्स which take part into the reaction is known as molecularity of the reaction। एग्जाम्पल लिख लेंगे, इसको लिख लिया आप लोगों ने? एग्जाम्पल लिख लो, लिखिए फटाफट से, लिख लिया। अब एक क्वेश्चन लिखिए, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर लिखिए। अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर लिखिए।
अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर लिखिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख लिया आप लोगों ने। चलिए टेबल बनाइए फटाफट से, ऐसा एक टेबल बनाएंगे। यहां लिखेंगे हम लोग आणविकता, यहां लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नंबर 1 लिखिए, यह एक सैद्धांतिक राशि है। यह एक सैद्धांतिक राशि, सैद्धांतिक मतलब थ्योरेटिकल, देख के बता सकते हो कितनी आणविकता है। यह एक सैद्धांतिक राशि है। या लिखेंगे यह एक प्रायोगिक राशि है। यह एक प्रायोगिक राशि है। इंग्लिश में लिखेंगे इट इज थ्योरेटिकल वैल्यू, इट इज प्रैक्टिकल वैल्यू, इट इज प्रैक्टिकल वैल्यू। सेकंड लिखेंगे यह शून्य नहीं हो सकती। यहाँ लिखेंगे यह शून्य हो सकती है। नजर आ रहा होगा आपको शून्य, ये जीरो हो जाएगा, आणविकता जीरो तो रिएक्शन चलेगी नहीं यार। कुछ ना कुछ तो हाइड्रोजन क्लोरीन चीजें भी तो रिएक्शन चलेगी, तो आणविकता इसकी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन उसकी जीरो होती है। ठीक है, इसकी बात करें क्या होता है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। यहां लिखेंगे आवश्यक नहीं है कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करे। आवश्यक नहीं है अणुओं की संख्या पर निर्भर करे। फोर्थ लिखेंगे यह प्राथमिक होती है। यहाँ लिखेंगे यह प्राथमिक नहीं होती है। प्राथमिक मतलब प्राइमरी, देख के पता लग जाएगा कितनी इसकी ये अणुओं की संख्या है। और प्राथमिक नहीं है, सेकेंडरी है या टर्शियरी, तो पता लगेगा कि मान लीजिए एक रिएक्शन से ज़्यादा स्टेप में हो रही है। मान लीजिए एक रिएक्शन ए से बी बना, बी से सी बना और सी से डी बना, और हम ए से डी बना रहे हैं, तो ये 3 स्टेप में 1 2 3। और मान लीजिए ये वाला स्टेप बहुत स्लो चल रहा है, तो अभिक्रिया की कोटि किस पे डिपेंड करती है? अभिक्रिया की कोटि किस पे डिपेंड करती है? सबसे धीमे पद पर निर्भर करती है, ध्यान रखना। और आपको मैं बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जब हेलो एल्केन हेलोरीन पढ़ी हम लोगों ने, तो वहाँ SN1 और SN2 पढ़ा था, उसमें अंतर जब लिखा था तो SN1 में लिखा था यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, बताया था 3 डिग्री में चली थी। 2 स्टेप होते, एक स्लो और एक फास्ट। स्लो वाले स्टेप को RDS कहा था, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, याद होगा आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना। 5th पॉइंट लिख देंगे, यह अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। यह अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। यहाँ लिख देंगे बच्चों, यह अभिक्रिया में धीमे पद पर निर्भर करती है। यह अभिक्रिया के धीमे पद पर निर्भर करती है। यहाँ लिख देंगे इट इज थियोरेटिकल, इट इज प्रैक्टिकल, इट में जीरो, इट में नॉट जीरो, इट में नॉट जीरो या इट नेवर जीरो, इट में जीरो। It depends on number of molecule. It depends on number of molecule. It is not necessary. It depends on number of molecule. ये लिख देंगे depends of number of molecule and depends of slow step of the complex reaction. तो ये थे अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। बात समझ में आ गई बच्चों? तो मैं दोबारा कह दूं, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि भैया अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक राशि है, जिसमें अभिक्रिया वेग नियम में जो सांद्रता पदों पर जो घात लगी रहती है, घातांक लगा रहता है, उस घातांक के योग को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। और अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं? अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहा जाता है। अगला जो स्टेप का अगला जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार आया है। हेडिंग डालेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। हेडिंग डालेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। बोर्ड को 2 हिस्सों में यूज करेंगे हम लोग, ध्यान रखेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया 2 पेज में यूज करेंगे हम लोग बोर्ड को। शून्य कोटि की अभिक्रिया हेडिंग है आपकी, शून्य कोटि की अभिक्रिया 0
ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये एक रिएक्शन है। डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ रखी है अभिक्रिया की कोटि। क्या बताया था? अभिक्रिया वेग नियम में सांद्रता पदों पर लगी घातों का योग अभिक्रिया की कोटि। अब चूंकि शून्य है तो योग कितना होगा? शून्य। तो लिख देंगे, डेफिनेशन लिख देंगे, पहले डेफिनेशन लिख देंगे, व्हेन द सम ऑफ रेज्ड पावर at the concentration term of the reactant in rate law is 0, then it is known as zero order reaction. Then it is known as zero order reaction. हिंदी में लिख लेंगे, जब अभिक्रिया वेग नियम में सांद्रता पदों पर लगी घातों का योग शून्य होता है, जब अभिक्रिया वेग नियम में सांद्रता पदों पर लगी घातों का योग शून्य होता है तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। इंग्लिश में भी लिखा है कि जो रेज्ड पावर है उसको जोड़ेंगे तो उसका सम कितना होगा भैया? तो उसका सम होगा 0। ठीक है, क्या लिखा? व्हेन द सम ऑफ रेज्ड पावर एट द कंसंट्रेशन टर्म of the reactant is stayed in rate law is 0, then it is known as zero order reaction. मान लीजिए सपोज मेरे पास में एक रिएक्शन है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो बताइए रेट क्या लिखूंगा मैं? आप कहेंगे सर रेट इज इक्वल टू, आप लिखते थे प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट क्रियाकारक। और अगर मान लीजिए मैं लिखूंगा यहाँ पर, चूंकि अगर रेट इज इक्वल टू ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो मैं क्या लिखूंगा? इसको के नॉट लिखूंगा क्या? ठीक है, जब इसको हटाते हैं स्थिरांक लगाते हैं, बताया था मैंने आपको अभिक्रिया वेग नियम में। और सांद्रता पदों का योग कितना होगा? शून्य होगा। सांद्रता पदों पर लगी घातों का एक शून्य होगा, जब भी तो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। और अगर मैं इसको क्रिया कारक के लिए लिख रहा हूँ, मैं अगर रेट लिख रहा हूँ तो क्या, तो बताया था आपको मैंने, पहले माइनस लगाते हैं और इसको बड़े विघटन dr/dt, तो रेट यही तो होती है, ये हो गया k0/r0 मेरे पास में आ गया। यह एक अभिक्रिया है, आर रिएक्टेंट क्रियाकारक उत्पाद बदल रहा है। अभिक्रिया की दर में लिख रहा हूं तो दर मेरे पास में क्या हो जाएगी? आर के समानुपाती हो जाएगी। ठीक है, दर इज इक्वल टू, मैंने इसको हटाया, स्थिरांक लगा दिया के नॉट। आर नॉट क्यों लगाया मैंने? ऊपर 0 क्यों लगाया? क्योंकि सांद्रता पदों पर लगी घातों का योग जब शून्य होगा जब भी तो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। और आपको पता है बच्चों क्या रेट, अगर जब हम लोग दर निकालते हैं तो दर क्या होता है? क्रियाकारक के लिए तो माइनस लगाते हैं और उत्पाद के लिए प्लस लगाते हैं। तो इसके लिए लिखा मैंने तो माइनस dr/dt। इसको अगर मैं लिखूं बच्चों तो आपको पता है आर नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। जब किसी के ऊपर पावर 0 होती है, जब किसी के ऊपर घात 0 होती है बच्चों, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। और आप ध्यान रखना आर नॉट इज इक्वल टू 1 हो गया, तो मेरे पास में हो गया माइनस dr/dt इज इक्वल टू के नॉट। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 आ गया। यही हमारे पास में है अवकलित वेग समीकरण। अवकलित वेग समीकरण, अवकलित वेग समीकरण हो गया बच्चों ये, है ना? क्या हो गया ये? अवकलित वेग समीकरण। इसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएटेड
इक्वेशन, डिफरेंशिएटेड इक्वेशन हो गई, अवकलित वेग समीकरण हो गया मेरे पास में ये। ओके बच्चों, अब मान लीजिए मैं इसका मैं dt को मैं इधर ले जाता हूं तो समाकलन कर दूं और माइनस को उधर ले जाता हूं तो मेरे पास में हो गया dr इज इक्वल टू माइनस k नॉट dt। बोलो भाई, समझ में आ गया? अब मैंने इसका समाकलन कर दिया, ठीक है बच्चों। समाकलन मतलब डिफरेंशिएशन तो पहले किया था, अब मैंने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन कर दिया तो बताया आपको, यहाँ पर मैंने dt को तो मैं इधर ले गया, k नॉट dt हो गया मेरे पास में, और k नॉट dt और इधर dr था, माइनस को भी उधर ले गया मैं। तो k नॉट dt में से मैंने k नॉट को बाहर क्यों लिखा कि जब भी समाकलन करते हैं, जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट को बाहर लिखते हैं, dt को अंदर लिख दिया मैंने। समझ में आ गया बच्चों? तो क्योंकि dt का कांस्टेंट का नहीं होता है समाकलन। हम लोग देखते हैं इधर, इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर अवकलन समाकलन के विपरीत होता है तो इससे सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, r हो जाएगा। या यूँ कहें अगर बायोलॉजी वाले आप लोग तो सिंपल से है, ये d या s से कट जाता है, ठीक है। तो ये r इज इक्वल टू आ गया मेरे पास में माइनस k नॉट, ये इससे कट जाएगा तो आ गया मेरे पास में t प्लस i। अब सर ये i कहाँ से आ गया? जब भी समाकलन को सॉल्व करते हैं तो ये i आता है, इस i को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट, हिंदी में बोलते हैं इसको समाकलन स्थिरांक। समाकलन स्थिरांक, समझ में आ गया? एक बार और देख लो अगर आपको समझ में आया तो। रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, दर लिख दिया, रेट लिख दिया, r समानुपाती हटा दिया, k आता है, k को k0 क्यों लिखा कि शून्य कोटि का अभिक्रिया है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इस पर भी जीरो लगा दिया। जब जीरो होता है तो पावर जीरो होती है तो क्या होता है, ये 1 हो जाता है। तो ये आ गया मेरे पास में। अगर मान लीजिए मैं इसको लिखूंगा तो क्या हो गया, माइनस d r और dt को मैं उधर ले गया तो बच जाएगा मेरे पास में k नॉट dt। बना के नहीं बना बताओ, k नॉट dt बन गया। मैंने इसका समाकलन कर दिया, तो समाकलन पहले तो माइनस को उधर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर मान लो माइनस को भी एक साथ ही शिफ्ट कर दो तो मेरे पास में आ गया dr इज इक्वल टू माइनस को उधर गुणा कर दिया, dt को उधर गुणा कर दिया तो माइनस k नॉट dt हुआ कि नहीं हुआ बताओ, k नॉट dt हो गया। अब मैंने इसका समाकलन कर दिया, यहाँ पर समाकलन अगर d से ये कट गया, ये r आ गया मेरे पास में और ये आ गया k नॉट t। i क्यों है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो एक स्थिरांक लगाते हैं i, जिसको बोला इंटीग्रेटेड कांस्टेंट, ठीक है। खास बात ये, जब भी कोई चीज़ हम लगाते हैं तो उसकी वैल्यू जरूर निकालते हैं, तो i की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये हमारे पास समाकलन स्थिरांक हो गया i, और ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास में, जिसको समाकलित वेग समीकरण कहा जाता है। ये समाकलित वेग समीकरण है बच्चों। क्या ये, इसके आगे 2 के आगे लिख देना, ठीक है, इधर लिख देना समाकलित वेग समीकरण। क्या लिखोगे, इंटीग्रेटेड इक्वेशन समाकलित वेग समीकरण। अब मुझे i की वैल्यू निकालनी है तो मैं लिखूंगा यदि i इज इक्वल टू, मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे r इज इक्वल टू तो मानना पड़ेगा r नोट। आप ध्यान रखना, जब भी मुझे i की वैल्यू निकालनी है तो r को r नोट ही मानूंगा और t को मानना है आपको 0, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे यदि r इज इक्वल टू r नोट, t इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास बताओ इसके अंदर रख दिया तो क्या हो जाएगा, r की जगह तो क्या रख दूंगा बताओ मैं, r नोट रख दिया क्या, बराबर माइनस k नोट हो गया, t की जगह क्या रख दिया 0 प्लस i, तो ये तो पूरा 0 हो गया ना भाई। तो i इज इक्वल टू क्या, r नोट आया कि नहीं आया ये बता दो मुझे। i की वैल्यू निकाल ली मैंने, यहाँ से i की वैल्यू निकालने के लिए 2 काम करने पड़ते हैं। जब i की वैल्यू निकालूंगा 2 काम करूंगा, r को तो r नोट लिखूंगा और t को क्या लिखूंगा 0 लिखूंगा, ठीक है। लिख दिया मेरे पास में, दोनों को यहाँ वैल्यू रख दिया हम लोगों ने, तो i की वैल्यू आ गया में r नोट। इसको इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण 2 से। तो यहाँ रख दिया तो मेरे पास में आ गया r इज इक्वल टू माइनस k नॉट t प्लस i की जगह क्या है बताओ, आप कहेंगे सर i की जगह हमारे पास में आया r नॉट। ये माइनस का है, पूरा उठा के इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, प्लस का हुआ कि नहीं हुआ, ये प्लस का उधर उठा के लेके जाऊँ क्या हो जाएगा भैया, बोले सर माइनस का हो जाएगा। ये r नॉट अपनी जगह है ही, ये r उधर चला गया तो क्या हो गया, माइनस का हो गया। मुझे केवल k नॉट निकालना है तो आ गया मेरे पास में r नॉट माइनस r अपॉन t। ये लीजिए,
समझ में आ गया बच्चों। ये हमारे पास में जो फॉर्मूला आया बच्चों, ये फॉर्मूला है हमारे पास में शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक ज्ञात करने का सूत्र है यहाँ। अब यहाँ पर अगर मैं इसके नीचे लिख दूंगा तो आर नॉट मेरे पास में क्या है, प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता का मतलब हो गया आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, और आर क्या है आपकी अंतिम सांद्रता। अंतिम सांद्रता फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन, और टी क्या है भैया, समय, जिसको बोलते हैं आप लोग टाइम। समझ में आया कि नहीं आपको। तो यह एक ऐसा सूत्र है जिससे हम लोग शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कहा था मैंने आपको 2 स्टेप में करना, दोनों स्टेप समझ में आ गया होगा। 2 पोर्शन में किया, दोबारा समझ लीजिए। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, अभिक्रिया वेग नियम लिख दिया यहाँ तक मैंने, ठीक है। दर को हम लोग अभिक्रिया कारक के लिए लिखते हैं तो इसके लिए लिख दिया dr/dt। ये था ही हमारे पास में, ठीक है। जिसकी वैल्यू, जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये हट गया है, तो k नॉट आ गया हमारे पास में। मैं dt को और माइनस को इधर लेके चला गया, माइनस k नॉट dt आ गया मेरे पास में। ये अवकलित वेग समीकरण है, इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने इसका क्या कर दिया भैया, समाकलन कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो समाकलन अवकलन से कैंसिल आउट हो गया, तो ये तो बच गया r, और उधर क्या आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट आने के बाद में क्या होता है बच्चों, i की वैल्यू निकालनी पड़ती है, और i की वैल्यू निकालने के लिए कितने काम करने पड़ेंगे, 2। कौन कौन से, एक तो r को तो r नॉट मानना पड़ेगा, और t को क्या मानना पड़ेगा, 0। इसमें रख दिया मैंने, तो r को r नॉट माना, k नॉट आ गया, t की जगह e रखा, i, ये पूरा 0 हो गया, i इक्वल टू r नॉट हो गया। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, इक्वेशन नंबर 2 में रख दी, तो यहाँ i की जगह मैंने r नॉट रख दिया, माइनस का है उठा के इधर ले आए, प्लस का हो गया, प्लस का उठा के उधर ले गया, माइनस का हो गया, k नॉट निकालना फॉर्मूला आ गया। तो ये है आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया ज्ञात करने का तरीका, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको, बोलिए। अगली हेडिंग लिखिए आप लोग, अगली हेडिंग लिखिए अर्ध आयु काल। हेडिंग लिखेंगे हाँ, अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या भैया, शून्य कोटि चल रहा है अभी, ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, शून्य कोटि में चल रहा है, हाफ लाइफ भी शून्य कोटि में। मैं आपसे बात कर रहा हूँ हाफ लाइफ से, कि भैया हाफ लाइफ क्या होता है। मैंने लिखा हेडिंग हमारे पास में, हाफ लाइफ ऑफ 0, हाफ लाइफ ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोटि की, शून्य कोटि की क्रिया के लिए, शून्य कोटि की क्रिया के लिए अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ होता क्या है बच्चों, हाफ लाइफ को सिंपल से समझो आप, कि मान लीजिए आपके पास में 500 ग्राम का एक बर्फ का टुकड़ा है, और आपने क्या किया, उसको रख दिया मेल्ट होने के लिए। तकरीबन 10 मिनट बाद आपने देखा कि वो 500 ग्राम से 250 ग्राम रह गया। तो 10 मिनट या 20 मिनट बाद जब आपने देखा, मान लीजिए 20 मिनट बाद आपने देखा कि 500 का 250 रह गया, तो वो 20 मिनट क्या है, उसके अर्ध आयु काल है। परिभाषा क्या हो गई, अर्ध आयु काल वह समय है जिस पर किसी पदार्थ की जो सांद्रता है उसकी प्रारंभिक सांद्रता की ठीक आधी रह जाती है, ठीक आधी, एग्जैक्ट हाफ रह जाती है, तो उसको बोलते हैं उसकी अर्ध आयु काल या हाफ लाइफ। समझ में आ गया आपको। मान के चलिए आपने एक मिस्त्री को कहा कि भाई ईंट लगानी है 500, और 500 लगा दिया, दे दिया आपने उसको ईंट लगाने के लिए मिस्त्री को कि भाई ईंट लगानी, चुनाई करनी है तेरे को। अब मान लीजिए 3 घंटे में वो 250 ईंट दीवार में चुन देता है, तो 250 ईंट उसने चुन दी, बची कितनी, 250 बची ना, तो 3 घंटे उसका क्या कहलाएगा, अर्ध आयु काल। तो वह समय जिसमें पदार्थ की जो सांद्रता है वो प्रारंभिक की ठीक आधी रह जाती है, क्या कहलाता है बच्चों, अर्ध आयु काल कहलाता है। डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों, द पीरियड, लिखेंगे बच्चों द पीरियड एट विच, द पीरियड एट विच द
concentration, the period at which the concentration of reactants become exact half of its initial concentration। इसको सही लिख लीजिए, exact half of its initial concentration is known as half-life of that reaction। लिख लीजिए, वह समय जिस पर क्रिया कारकों की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की ठीक आधी रह जाती है, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहलाती है। लिख लिया। अब मेरे पास में फॉर्मूला आया था K0 इजिकल टू R0 माइनस R अपॉन T, यस और नो। तो T इजिकल टू मेरे पास में हो गया R0 माइनस R अपॉन K0। T को मैं उधर ले गया, K0 को नीचे ले आया। अब मुझे R अर्धायुकाल लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एट हाफ लाइफ अर्ध आयुकाल पर बात करें बच्चों, तो हाफ लाइफ जब भी बात करेंगे तो टी को तो हम लोग लेंगे टी 50%। ध्यान रखना, जब भी हम लोग हाफ लाइफ की बात करें तो टी नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, टी 50%। इसकी जगह आप लोग टी हाफ भी लिख सकते हो, की बात है, ठीक है। और आर जहां भी आएगा आपका जो आएगा ये अंतिम सांद्रता होती है, वो फाइनल कंसंट्रेशन प्रारंभिक की ठीक आधी हो जाती है। तो जहां जहां आर आएगा उसको लिख दोगे आप R0/2। क्यों लिख दोगे, अंतिम सांद्रता प्रारंभिक की ठीक आधी रह जाती है। 500 होती तो क्या रह जाएगी, 250 रह जाएगी ना भाई, ठीक है। दोनों वैल्यू रख दीजिए, तो हमारे पास में आ जाएगा टी हाफ इजिकल टू या टी 50% इजिकल टू R0 माइनस, इसको क्या लिखोगे, R0/2 डिवाइडेड बाय K0। बोलो सही है। अब मुझे बताओ, ये R0 पूरा 1 है, ये R0/2 मतलब ये R0/2 आधा है, तो 1 में से आधा जाएगा तो आधा बच गया क्या, बताइए। मैं लिख देता हूं इधर, तो मेरे पास में यहां बन जाएगा टी हाफ इजिकल टू R0/2K0। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है आपका, ये किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल ज्ञात करने का तरीका है। क्या याद करने का बताओ, अर्ध आयुकाल ज्ञात करने का तरीका है। मैंने क्या बताया, अर्ध आयुकाल में करना कुछ नहीं होता है, जो अंतिम सांद्रता होती है उसे प्रारंभिक सांद्रता का ठीक आधा करना होता है। प्रारंभिक सांद्रता आपकी R0 है, तो R की जगह लिख दिया मैंने R0/2 लिख दिया, इस R को हटा दिया और इसकी जगह लिख दिया भैया मैंने R0/2 लिख दिया। तो 1 में से आधा गया तो आधा ही तो बच गया यार, वही तो लिखा है मैंने। बोलो समझ में आ गया आपको। तो यह है आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल। इसके बाद में शून्य कोटि की अभिक्रिया में आखिरी चीज आती है हमारे पास में, वो है उदाहरण। शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, पहला एग्जाम्पल आ जाएगा इसके अंदर, एग्जाम्पल नंबर 1 H2 + Cl2 = 2HCl। एग्जाम्पल नंबर 2 आ जाएगा मेरे पास में PH3 2PH3 = P2 + 3H2, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल आ जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 3
2NH3 इज इक्वल टू N2 प्लस 3H2। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? शून्य कोटि के अभिक्रिया के उदाहरण हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? तो देखो हमने क्या पढ़ा, पहले पढ़ा शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, और डेफिनेशन सिंपल सी पढ़ी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें सांद्रता पदों पर लगी घातों का योग क्या हो जाता है भैया? शून्य हो जाता है। और फिर हम लोगों ने उसके अंदर अवकलन समीकरण निकाला, वेग और समाकलन समीकरण निकाला, दोनों को मिक्स किया और हमसे शून्य कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला निकल गया है K0 इज इक्वल टू R0 माइनस R बाई टी। बात समझ में आ गई? फिर उसके बाद में अगली चीज हम लोगों ने कहा कि भैया अर्धायु काल निकालना शून्य कोटि का भैया। तो पहले हमने अर्धायु काल की परिभाषा बताई कि अर्धायु काल वह समय है जिस पर किसी पदार्थ की अंतिम सांद्रता या सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की ठीक आधी रह जाती है। क्या कहलाता है बच्चों आपका? वो कहलाता है आपका अर्धायु काल। अर्धायु काल के बाद में फिर उसका फॉर्मूला मैंने निकाला, यहाँ पर मेरे पास में आ गया। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है आपका, अगला टॉपिक आता है शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण। कौन कौन से अभिक्रियाएं जो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं, और उसके मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे। तो एग्जाम में क्या क्या आता है, पहले तो आपसे अब एग्जाम में क्या होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान निकलवा लेगा, उसमें प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता और समय दे देगा आपको। दूसरा क्वेश्चन आएगा आपको, आपसे अर्धायु काल निकलवा लेगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। या तीसरा बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के, कि शून्य कोटि की अभिक्रियाओं को उदाहरण लिखिए। तो इस तरीके से इसके उदाहरण निकाल सकते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई बात? तो यह था आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में आने वाले क्वेश्चन का तरीका। समझ में आया? आगे चलते हैं। शून्य कोटि के बाद बच्चों अगली जो अभिक्रिया आती है हमारे पास में, वो आती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी आती है बच्चों? ये आती है हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि का। इसको भी 2 क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ये 2 पेज कर लिए मैंने। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की डेफिनेशन बोल के लिखाऊंगा। बताओ सांद्रता पदों पर लगी घातों का योग कितना होगा? 1 होगा। जब भी तो प्रथम कोटि की उसमें शून्य था, तो लिख लीजिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसके लिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके लिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके लिए क्रिया कारकों के सांद्रता पदों पर लगी घातों का योग, सांद्रता पदों पर लगी घातों का योग 1 होता है। 1 होता है, ब्रैकेट में लिख देंगे अभिक्रिया वेग नियम में, अभिक्रिया वेग नियम में 1 होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे when the sum of raised power at the concentration term of reactant in rate law is 1, then it is known as first order reaction. When, दोबारा सुन लीजिए, when the sum of raised power at the concentration term of reactant in rate law is 0, then it is 1 is known as first order reaction. जब रेज्ड पावर, जब घातांकों का योग 1 होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया। समझेंगे बच्चों? मान लीजिए मेरे पास में एक रिएक्टेंट है R, और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट के अंदर। आप जानते हैं जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी दर निकालते हैं, रेट निकालते हैं, और रेट समानुपाती किसकी होती है? इसकी तो होती है। और जब लिखेंगे हम लोग रेट, तो यह आ जाएगा K1, इसकी भी पावर 1 लगा रहा हूँ मैं। क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए योग 1 हो गया, 0 होता तो 0 लगा दिया। या मैंने K1 लगाया क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। समझ में आ गया? इसके लिए अगर मैं दर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा पता है आपको? दर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा इसको dR/dt।
माइनस लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल लगाऊंगा। ये हो गया K1 और 1 पावर होती तो लगाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई आपको। और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। इसी को हम लोग बोलते हैं अवकलित वेग समीकरण। अवकलित वेग समीकरण, डिफरेंशिएटेड इक्वेशन हो गया बच्चों। अगर मान लीजिए इस dt को मैं उधर ले जाऊं, इस r को मैं इधर ले आऊं और माइनस को उधर ले जाऊं, तो मेरे पास में आ जाएगा dr अपॉन r। यस और नो बोलो। ये हो गया मेरे पास में माइनस K1 और ये हो गया मेरे पास में dt। समाकलन कर रहा हूं मैं दोनों का। K1 को बाहर क्यों लिखा? क्योंकि स्थिरांक है। बात समझ में आ गई? बोलिए। एक फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको याद करना है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है और वो होता है dx बाय x का समाकलन जब हम लोग करते हैं तो वो आता है आपका ln x। क्या आता है बच्चों? ln x आता है। तो dr अपॉन r का क्या हो जाएगा? ln r हो जाएगा। क्या अगर z होता तो dz अपॉन z होता तो ln z हो जाता? क्या बोलो? हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास में इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में ये आ गया ln r, ठीक है भैया, इज इक्वल टू माइनस K1 t। ये इससे कैंसिल आउट हो जाता है और फिर एक इस तरह लगाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड कांस्टेंट इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इसी को हम लोग बोलते हैं समाकलित वेग समीकरण। लिख देना भैया, समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण, इंटीग्रेटेड इक्वेशन। और आई क्या है? समाकलन स्थिरांक, ठीक है। क्या है भैया? आई इज इक्वल टू क्या है? समाकलन स्थिरांक, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग? इंटीग्रेटेड कांस्टेंट। जब आई की वैल्यू निकालते तो मैंने आपको बात बताई थी, जब आई की वैल्यू निकालते हो उसके लिए क्या करते हैं? यदि, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इफ। क्या बोलते हैं बताओ? मैंने बताया था कि r को तो मानना आप r0 के बराबर और t को मानना 0। जब भी आपको i की वैल्यू निकालना हो तो r को r0 मानते हैं और t को 0 मानते हैं। i की वैल्यू निकल जाती है, निकाल दीजिए। तो मेरे पास में ये हो जाएगा ln r0 इज इक्वल टू माइनस K1 t को क्या माना मैंने? 0 प्लस i। ये तो पूरा 0 हो गया तो i इज इक्वल टू क्या हो गया भैया? मेरे पास में हो गया ln r0। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हो गया, ln r0 हो गया। ये ln r0 को मैं समीकरण नंबर 2 के अंदर रख दूंगा। लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से। तो मेरे पास में हो गया यहाँ पर समीकरण 2 ये रहा। आई की जगह रख दूंगा तो मेरे पास में हो जाएगा ln r इज इक्वल टू माइनस K1 t प्लस आई ये रहा मेरे पास में, और आई की वैल्यू मेरे पास में होगी ln r0। ये माइनस है, उठा के इधर लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास में K1 t, ये प्लस उधर लेके जाऊंगा माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा ln r0 माइनस ln r। ये वाला r उठा के मैं उधर ले गया, इसको उठा के इधर ले आया, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको? एक फॉर्मूला आप पढ़ेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? ln m माइनस ln n। ये एक्स वाई कर लीजिए, ln a अपॉन ln b। जब माइनस होता है तो ये ln a अपॉन b में बदल जाता है। मतलब ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, आपको याद रखनी है कि जब दो चीज़ माइनस में होती है तो उसको क्या होता है? अपॉन में बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास में K1 t इज इक्वल टू ln, ये हो जाएगा r0 अपॉन r। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? इसके अपॉन ये हो जाएगा इस फॉर्मूले से, मैथमेटिकल फार्मूला होता है। मुझे K1 निकालना है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन t, ये हो जाएगा ln r0 बाय r। और मैथमेटिक्स की खास बात है बच्चों, जब इस ln को, इस नेचुरल लॉ को जब लोग 10 में बदलते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से। कितने मल्टीप्लाई करते हैं? 2.303 से। तो ये होगा K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t,
ये हो जाएगा ln की जगह अब लिखेंगे हम लोग log। जब भी log लिखते हैं तो 2.303 आगे लिख देते हैं और ये हो गया मेरे पास में log, ये हो गया मेरे पास में r0/r और ये मेरे पास में फॉर्मूला हो गया, ये मेरे पास में ये वाला फॉर्मूला मेरे पास में हो गया प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक मान ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, इसको आप यहाँ चाहो तो यहाँ लिख देता हूँ, मैं आपके आसानी के लिए लिख देता हूँ। तो K1 इजिकल टू हो गया मेरे पास में 2.303/T, ये हो गया log और ये हो गया मेरे पास में r0, ये हो गया मेरे पास में r0/r। ये लीजिए, इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बच्चों, इस फॉर्मूले से हम लोग रेट और रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोबारा देख लीजिए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, अभिक्रिया वेग नियम लिखिए यहाँ 1 प्रथम कोटि का अभिक्रिया, इसलिए दर ये होता है आपके पास में 1 लगाने की जरूरत नहीं, आगे समझाया था केवल लगा के आपको। ये dt और माइनस को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, r को नीचे लिया है, ये आ गया। इसकी वैल्यू मैथमेटिकल होती है ln x, रख दिया, इससे कैंसिल कर दिया, समाकलन स्थिरांक लगा दिया। i की वैल्यू निकालनी है, t को 0 मानूंगा, r को r0 मानूंगा, r को r0 माना, t को 0 माना, ये r0 हो गया, ln r0 ये पूरा 0 हो गया, ये आएगा i इजिकल टू क्या हो गया ln r0 आ गया, ये रहा। ठीक है, उसके बाद में इस ln r0 को यहाँ पर रख दिया, तो ln r ये रहा, ln r माइनस K1t और ln r0 आ गया, ये माइनस को उठा के इधर लाया प्लस का हो गया, ये प्लस का उधर लेके गया तो माइनस का हो गया। जब दो माइनस में होता है तो इसको बटे में बदल देते हैं, ठीक है, रेशो बदल देते हैं, ये रेशो हो गया। और जब मैंने क्या किया, t को इधर नीचे उतारना पड़ेगा, ठीक है, 1/t ln r0/r, ठीक है, और इसको मैं log में कन्वर्ट करूंगा तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 2.303 से। बात समझ आई नहीं आपको? तो यह है बच्चों आपका प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक ज्ञात करने की का सूत्र। समझ में आ गया बच्चों? तो ये था हमारे पास में। अब हम लोग इसमें आगे ये पढ़ेंगे कि इसका अर्धायुकाल कैसे निकालते हैं, समझें, इसका भी हाफ लाइफ निकालेंगे हम लोग, फिर इसके भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम लोग अगली क्लास में। अभी फिलहाल इसके बाद में इसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं डिफरेंट टाइप के, उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ तक आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभिक्रिया की कोटि कैसे होती है, आणविकता में क्या अंतर होता है दोनों में, फिर बताया शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, अर्धायुकाल क्या होता है, उदाहरण क्या होते हैं, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का डेरिवेशन कैसे होता है, ये मैंने बताया था। ये पूछा जाता है डायरेक्ट डेरिवेशन के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।